दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। और आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ की होने वाली है, जिसमें हम 61 to 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारी PDF टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन प्रक्रम में लिखित अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के संबंध में पूछा गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके बारे में सरकार ने अमेंडमेंट किया था 2018 में। तो यूपीएससी में लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इसके अमेंडमेंट की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है क्या, वो देखते हैं। दोस्तों, आप पॉज करना और आंसर देने की कोशिश करना। देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखो कि क्या पूछा है। सही कथन पूछा तो हमें सही देखना है। यह अधिनियम वायसराय रिपन के काल में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आम जनता में चेक के विश्वास को बढ़ाना। दोस्तों, चेक जो हम बैंक में जो उपकरण यूज लेते हैं पैसे निकलवाने का, तो वो चेक होता है। तथा उसको सजा देना जो फर्जी चेक या डिसऑनर चेक जारी करते हैं। दोस्तों, फोर्जरी चेक का मतलब आप जानते हो कि आप उस चेक को जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने किया तो वो फोर्जरी चेक होता है। और डिसऑनर चेक उसे कहते हैं कि आपके अकाउंट में जो चेक में राशि लिखी हुई है वो आपके अकाउंट में नहीं है, यानी आपके सेविंग अकाउंट में वो राशि नहीं है जो अकाउंट चेक में मेंशन है। तो इस वजह से उसे कहते हैं डिसऑनर चेक। तो दोस्तों, जारी करते इसके लिए ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार में इस विश्वास को जनता में बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ताकि फोर्जरी चेक और डिसऑनर चेक को जारी करने वालों को सजा दे सके। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो हमें सही कथन देखना था, तो इसमें हो जाएगा सी। हम और एक्सप्लेन देखते इसके बारे में कि है क्या। दोस्तों, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में इस एक्ट को पास किया गया था। ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा और साथ में उसके बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ, उस दौरान भारत की आम जनता में ब्रिटिश सरकार के चेक के प्रति विश्वास नहीं थे कि पता नहीं ये चेक सही है या गलत है। और कई ऐसे लोग थे जो फोर्जरी चेक और डिसऑनर चेक जारी करते थे। मैंने आपको फोर्जरी चेक डिसऑनर चेक दोनों बता दिए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ सजा हो सके और साथ में आम जनता में चेक के प्रति विश्वास बढ़ सके, तो इसलिए इस एक्ट को लाया गया था। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जुलाई 2018 में इसमें संशोधन हुआ था। वो संशोधन क्या था कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, अगर उसको डिसऑनर चेक या फोर्जरी चेक जारी करके उसको परेशान किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, तो उसको 20% इंटरिम कंपनसेशन ट्रायल कोर्ट में ही मिल जाएगी। अगर ट्रायल कोर्ट में आपका केस चल रहा है और आप पीड़ित हो, तो आपको 20%, जितनी भी चेक की रकम है उसका 20% आपको कंपनसेशन के तौर पर मिल जाएगा। और साथ में दूसरा जो संशोधन किया गया था वो था कि अगर कोई पीड़ित करने वाला व्यक्ति ना होकर कोई दूसरा जो पीड़ित करता है, यानी पीड़ित कर्ता को अगर या ट्रायल कोर्ट में सजा मिल जाती है और वो अपील के लिए उच्च न्यायालय में जाता है। बात कर रहा हूँ पीड़ित कर्ता की, कि जो करने वाला हो, यानी जिसने फोर्जरी चेक या डिसऑनर चेक जारी किया हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो ट्रायल कोर्ट में उसको सजा मिल जाती है और वो उच्च न्यायालय में अपने केस के लिए अपील करता है, तो उसको 20% डिपॉजिट हाई कोर्ट में करवाना होगा, ताकि हाई कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा केस बर्डन ना हो, ज्यादा केस ना जा पाए, और जो फर्जी लोग हैं, जो डिसऑनर लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ठीक है दोस्तों, ये पहला जो अमेंडमेंट है वो है पीड़ित के लिए, और जो दूसरा वो है पीड़ित करने वाले के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखना, सत्य और असत्य है। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में कपास के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम लागू किया है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर कॉटन। तो दोस्तों, आप पहुंच करके आंसर देने की कोशिश करना, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों, ये गलत है। भारत ने ये प्रोग्राम चालू किया था अफ्रीकन कंट्रीज में, तो ये गलत हो गया। यह कार्यक्रम कॉटन 4 देशों तक विस्तारित है। ये ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें गलत कथन की पहचान करनी थी, इसमें हो जाएगा ए। ये गलत कथन है इसमें पहला। इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर कॉटन, ये देखो, भारत में अफ्रीकी देशों में कपास के लिए एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम है। ये दोस्तों अभी का नहीं, ये 2012 का है। और अभी चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इसका सेकेंड स्टेज 7 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था। तो ध्यान रखना, उस दिन वर्ल्ड कॉटन डे था और उस दिन उसका सेकंड स्टेज चालू किया गया था। और फर्स्ट स्टेज कब चालू हुआ था, 2012 में। और उस समय 6 अफ्रीकन देशों में ये क्रियान्वित था, और अब बढ़ाकर के एडिशनल कंट्रीज 5 हो गई। तो कुल टोटल कितनी होगी, 11। ये कंट्री कौन सी आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो इन्हें।
इसके बाद याद रखते कॉटन 4, ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। और आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इन कॉटन 4 को मैप में जरूर देखना, ताकि आपकी मैपिंग के भी साथ साथ होती रहे। तो इसमें कौन कौन से, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, माली, ये सब सब जो कंट्रीज है चारों के चारों, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है। और इस कार्यक्रम को WTO और UNO के द्वारा भी सहायता दी जा रही है। देखते हैं नेक्स्ट, पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम भारत के द्वारा किस देश के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है। ये दोस्तों अभी रिसेंट की खबर है, तो ये आ सकती है पीटी में, आप ध्यान रखना इसका। इसका आंसर होगा जापान। अभी है क्या वो देखते हैं। भारत का इंडियन पेटेंट ऑफिस और जापान का पेटेंट ऑफिस, इन दोनों ने आपस में कोलेबोरेशन करके ये प्रोग्राम क्रियान्वित किया है। इसके तहत क्या होगा कि अगर पेटेंट कार्यालयों के बीच में जितनी भी सूचना है वो आपस में वो साझा कर सकेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी पेटेंट के मामले पेंडिंग में है उनका जल्द ही निपटान हो सकेगा। तो ये एक तरह से सेट ऑफ इनिशिएटिव, यानी इसमें कई तरह की पहले की जाएगी, जिससे कि पेटेंट जो भी नए इनोवेशन होते हैं, आविष्कार होते हैं, उनको बढ़ावा मिल सके, R&D इनक्रेज हो सके। और जो भी अभियोजन है, अभियोजन का मतलब होता है मुकदमे, जो भी पेटेंट से संबंधित विवाद फंसे हुए उनका जल्दी से प्रोसेस, उनकी स्पीड हो और टाइम भी बचे। तो ये इसी से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा RBI, और बाकी इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ये प्रत्येक 6 माह में RBI के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। और RBI की कुछ अन्य रिपोर्ट भी देख लो, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, विदेशी मुद्रा भंडार, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण। ये 3 तो 6 माह की है, जो हमने पहले देखी वो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और मौद्रिक नीति रिपोर्ट और विदेशी मुद्रा भंडार, और ये त्रैमासिक है। एक दोस्तों ध्यान रखना, IMF की रिपोर्ट ध्यान रखना आप, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। और ये ग्लोबल अगर आ जाए तो उसमें आप IMF कर देना, वर्ल्ड बैंक मत करना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था में उपयोग में आने वाला शब्द टर्म ऑफ ट्रेड के बारे में हमें बताना है कि इसके बारे में कौन से कथन सही है, कौन से गलत है। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। यहाँ पर आप जरूर सबसे पहले देख लिया करो, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट, किसी देश की अर्थव्यवस्था में निर्यात कीमतों का इसकी आयात कीमतों के साथ अनुपात को परिलक्षित टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी TOT करता है। ये दोस्तों है क्या, अर्थव्यवस्था में, यानी कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था में एक तो एक्सपोर्ट करता है और एक इंपोर्ट करता है, और ये प्रत्येक देश के लिए वर्तमान में खुले व्यापार में ये बहुत ही जरूरी एक्टिविटी है। तो दोस्तों TOT एक तरह का आप कह सकते हो मापन है कि आपके देश से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये एकदम सही है कि इन दोनों का जितना रेशियो आएगा तो उसका मतलब वो TOT कहलाएगा। और TOT का माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे ट्रेड का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ट्रेंड है वो कैसा है। दूसरा देखते हैं, जब किसी देश का टर्म ऑफ ट्रेड 100% से अधिक है तो इसका अर्थ है कि उस देश की अर्थव्यवस्था में निर्यातों के माध्यम से पूंजी का आगमन अधिक हो रहा है। हाँ दोस्तों ये भी ठीक है। अब ये क्यों ठीक है वो हम एक्सप्लेन में देखते हैं। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करनी थी और दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हो जाएगा D, टर्म्स ऑफ ट्रेड TOT, किसी देश की अर्थव्यवस्था में निर्यात कीमतों का इसकी आयात कीमतों के साथ अनुपात है। ये दोस्तों कैसे, आप इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करना। देखो हमने एक तरफ ले ली एक्सपोर्ट प्राइस और एक तरफ ले ली इंपोर्ट प्राइस, और फिर इन दोनों का रेशियो के साथ मल्टीपल कर दिया 100 को। तो देखो अगर हमने एक्सपोर्ट, हमारा भारत देश 100 रुपए का कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है 50 रुपए का, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम हो रहा है, तो ये 100% से ज्यादा निकल के आ गया, 200%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि TOT अगर 100% से अधिक है तो इसका मतलब हमारा देश फायदे में है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर 100% से कम है TOT तो इसका मतलब हम नुकसान में है, हम ज्यादा इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। किसी देश की अर्थव्यवस्था की GDP की गणना में निम्नलिखित में से किनको शामिल किया जाता है। अगर आपको GDP और GNP में अंतर पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो आज आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते आगे स्टेटमेंट देखते। भारतीय नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पन्न मौद्रिक आय, ये ठीक है दोस्तों। भारतीय नागरिकों द्वारा देश के बाहर उत्पन्न मौद्रिक आय, ये दोस्तों GNP के बारे में, ये GDP में काउंट नहीं होता है। और विदेशी नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पन्न मौद्रिक आय, ये ठीक है। तो इसमें देखो 1 और 3 में देखना तो C हो गया। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। GDP और GNP के बारे में देखते हैं। GDP में दोस्तों ध्यान रखना एक वर्ष के दौरान, ये जो कीवर्ड इसको आप जरूर याद रखना। अगर इंटरव्यू में कई बार स्टेट के एग्जाम में पूछ लेते हैं, UPSC के इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि GDP और GNP में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है इकोनॉमिक लैंग्वेज से कि एक वर्ष के दौरान, यानी टाइमिंग।
उसके बाद एक घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर, ये कीवर्ड, एक कीवर्ड आप याद कर लो, एक वर्ष के दौरान, एक घरेलू अर्थव्यवस्था के दौरान। देखो यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा हुआ, आप इसका नाम देखो, डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू अर्थव्यवस्था। डोमेस्टिक के भीतर होने वाले अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। जो वस्तु अंतिम है, यानी गेहूं है वो अंतिम नहीं है, लेकिन उसके द्वारा जो आटा और आटे के बाद जो ब्रेड बनती है वो अंतिम वस्तु है, तो उन्हें बोलते हैं अंतिम वस्तु। तो ये जो काउंट होता है उसको बोलते हैं जीडीपी। यानी उसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो एक वर्ष टाइमिंग होनी चाहिए एक वर्ष की, और दूसरा घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर हो, और वो घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर चाहे भारत का नागरिक के द्वारा उसको किया जाए, और चाहे तो वो कोई अनिवासी भी हो सकता है, यानी कोई विदेशी कंपनी अगर वो लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था में कुछ प्रोडक्शन कर रही है तो भी वो जीडीपी में काउंट होगा। अब बात करते हैं जीएनपी की। इसमें देखो डोमेस्टिक की जगह आ जाता है नेशनल। इसमें भी टाइमिंग वही है, एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा। ये देखो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पे घरेलू अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि वही देश के सामान्य नागरिक, वो अगर घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर प्रोडक्शन करे तो भी ठीक है, अगर वो फॉरेन में, यूएसए में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में, इस जगह भी अगर अपना प्रोडक्शन कर रहे, अपनी फैक्ट्री चला रहे, अपने वहां पे कामगारों को रोजगार दे रहे, तो वो भी हमारी इस जीएनपी होगा। देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं का सकल मूल्य है। ठीक है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। वो घरेलू अर्थव्यवस्था में है, चाहे उसमें निवासी हो चाहे अनिवासी हो, और यह पूरे विश्व में हो, लेकिन वो उस देश के नागरिक होने चाहिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जीएनपी में अगर हम काउंट करना है तो जीडीपी में अगर हम एक्स माइनस एम कर दे तो जीएनपी काउंट हो जाती है। ये है क्या? एक्स होता है कि ये देश के नागरिकों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय, यानी भारत देश के नागरिक, भारतीय देश के नागरिक बाहर कितनी आय का अर्जन कर रहे हैं, वो होगा एक्स। और एम क्या होगा कि विदेश के नागरिक हमारे देश में कितनी अर्जित आय कर रहे हैं, अगर उनको माइनस कर देंगे तो जीएनपी हमें प्राप्त हो जाएगी। हमारे भारत की स्थिति के मामले में अगर हम समझे तो जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत देश से विदेशी नागरिकों को ज्यादा फायदा हो रहा है, विदेशी नागरिक यहाँ पर आय का अर्जन ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वित्तीय कार्यवाही कार्य दल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ की बारे में पूछा गया है। इसमें बताना है कि हमें असत्य कथन कौन सा है। देखो फिर यहाँ पर आप ध्यान देना, सत्य नहीं पूछा, असत्य पूछ लिया है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। एफएटीएफ की स्थापना 1989 ईस्वी में G20 देशों के द्वारा की गई थी। दोस्तों गलत है, ये G7 देशों का एक एफएटीएफ पहल है। एफएटीएफ का मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग एवं टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। ठीक है दोस्तों, ये सही है। तो इसमें मैं सत्य पूछा, असत्य पहला है, तो इसमें हो जाएगा ए, केवल एक। कुछ और देखते हैं इसके बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखो यहाँ पे 1989 में G7 के देशों के द्वारा की गई थी, और इसका टारगेट क्या? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? अगर आपके पास कहीं से ब्लैक मनी है तो उसको आप कैसे व्हाइट मनी करते हो, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग है, या आपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया। और टेरर फाइनेंस सबको पता ही है कि आतंकवाद को वित्त पोषण करना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में, और भारत 2010 में इसका सदस्य बनता है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि G7 के द्वारा एफएटीएफ की स्थापना के साथ ही भारत इसका सदस्य बन गया, तो ये गलत हो जाएगा। भारत 2010 में इसका सदस्य बनता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना आप। अच्छा, इसमें दो टाइप की लिस्ट होती है, वो देखते हैं हम। एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वो होती है जिसमें एफएटीएफ को देशों के द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता है, वो किसी भी तरह की कोई सूचना साझा नहीं करते, और वो नई मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस को रोकने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं। इनमें जो ब्लैक लिस्ट में कुछ ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश है जो इसमें काउंट होते हैं। और ग्रे लिस्ट में ये है कि वो दिखावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो साथ नहीं होते, वो इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस को प्रमोट करते हैं। तो इसमें ग्रे लिस्ट में सबसे मोस्ट पाकिस्तान देश है ही। देखते आगे। ये नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विजन डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। ये दोस्तों एनडीएपी नीति आयोग का एक प्रोग्राम है। अब ये है क्या, वो देखते हैं थोड़ा। देखो लिखा हुआ कि नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम। इसका टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है ये व्यापक पहुंच और डाटा को बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने तो क्रियान्वित की जा रही है, यानी कि सभी आम जो लोग हैं उनके पास में व्यापक पहुंच हो जाए डाटा की, जितने भी सार्वजनिक कार्यालय उनके पास में व्यापक पहुंच हो जाए डाटा की, जितने भी हमारी अथॉरिटी एजेंसी उनके पास में डाटा की अच्छी पहुंच हो जाए। तो उसका एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना है जिसमें क्या हो, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स, ये सब काम उसमें आराम से हो जाए। भी डेटा लोकलाइजेशन का मुद्दा हमारे देश में है, तो उसके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत क्या किया जाएगा? डेटा का रिसर्च किया जाएगा, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, और डेटा को मानकीकृत किया जाएगा, और इन सभी के लिए अनुकूल प्रारूप में उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। यह क्वेश्चन नियर मनी की अवधारणा के बारे में पूछा गया है। निकट मुद्रा, इसका आप इंग्लिश ध्यान रखा करो ऐसे शब्दों की, जैसे कल मैंने वीडियो में फिएट मनी बताई थी आपको, लीगल टेंडर मनी बताई थी,
और इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन सभी की चर्चा हमने खूब अच्छे से कर रखी है। तो इन सबको आप इंग्लिश में ध्यान रखा करो। देखते हैं इसके बारे में कौन सा कथन ठीक है। जो किसी देश में मौद्रिक लेन देन को निपटाने में सामान्य रूप से प्रचलन में रहती है। नहीं दोस्तों, ये करेंसी बोलते हैं। तो नॉर्मल जो हम करेंसी आमतौर पर यूज लेते हैं उसके बारे में कहा गया है। किसी देश की जनता के पास खर्च करने योग्य नोट एवं सिक्के, नहीं नहीं, ये भी नहीं है। ये तो नॉर्मल जो करेंसी है उसी का दूसरा रूप है। किसी देश में मौजूद वह मुद्रा जो वास्तव में मुद्रा तो नहीं है किंतु जिन्हें आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है, ये दोस्तों ठीक है। वो वास्तव में मुद्रा नहीं होती है नियर मनी। नियर मनी जैसे नाम से पता चल रहा है कि मनी के पास है लेकिन वो मनी नहीं है। वह विदेशी मुद्रा जो किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय हेतु सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। नियर मनी, इसका अभिप्राय क्या है? जो वास्तव में मुद्रा तो नहीं है किंतु जिन्हें आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। इसमें तरलता होती है उच्च स्तर की। जैसे हम मान लेते हैं बॉन्ड, इसमें तरलता अच्छी उच्च स्तर की रहती है। आप कभी भी बॉन्ड को वापस उसके पैसे ले सकते हो। ट्रेजरी बिल, सावधि खातों में जमा राशि, आप चाहो तो कुछ सावधि खातों में जमा राशि वापस ले भी सकते हो। और कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनका एक टाइम बाउंडिंग लंबा होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो तरलता थोड़ी सी उनकी कम होती है लेकिन फिर भी उनमें तरलता होती है। और सरकारी प्रतिभूतियां आदि, तो ये सब क्या बोलेंगे हम इनको? नियर मनी। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में हमें सही कथन की पहचान करनी है। तो देखो यहाँ पे सही पूछा गया है तो इसका ध्यान रखना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का क्वेश्चन आया था 2016 में यूपीएससी में। इसका प्रयोजन एससी, एसटी और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों ठीक है, ये एकदम सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है, ये भी दोस्तों ठीक है। तो अब इसमें हो जाएगा सी। इसके बारे में और देखते हैं जानकारी। स्टैंड अप इंडिया सरकार का कौन सा मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। इस स्कीम को वित्त मंत्रालय के द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही है, ये आप जरूर जरूर ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है? एससी, एसटी, महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। इसके कुछ फीचर देख लेते हैं हम। इसमें जो लोन दिया जाता है वो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बीच का बैंक ऋण आपको सुविधा मिल सकती है अगर आप एससी, एसटी और महिला है तो। और ये ग्रीन फील्ड उद्यम हेतु है। ग्रीन फील्ड क्या होता है? अगर आपने एकदम अपना नया कोई स्टार्टअप, नया बिजनेस स्टार्ट किया हो जो पुराना किसी भी तरह से संबंधित ना हो, तो वो ग्रीन फील्ड होगा, यानी आपका खुद का अपना एकदम न्यू बिजनेस। एक होता है इसका ऑपोजिट होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड में दोस्तों ध्यान रखना, वो होता है कि आपने कोई पुराना कार्य कर रहे हो और उसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो होता है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, दोनों में अंतर। इसको आपको 7 वर्ष तक वापस लौटाना होगा। जो आपने 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक जो लोन लिया है उसके अदायगी कब तक? 7 वर्ष तक। इसमें गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी एससी, एसटी अथवा महिला उद्यमी के द्वारा धारित होनी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब अगर आपने एक व्यक्ति के रूप में लिया हो, मान लो आप एसटी और आपने एक व्यक्ति के रूप में लोन लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ लोगों का समूह मिलकर के लोन ले रहा है तो उसमें 51% शेयरधारिता एससी और एसटी अथवा महिला उद्यमी की होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका आप ध्यान रखना। ऐसा अगर स्टेटमेंट आ जाए कि 100% अगर किसी फर्म के द्वारा धारण करने वाले एससी और एसटी महिला के समूह अगर लोन ले रहे तो वही योग्य है, नहीं दोस्तों, उसमें होनी चाहिए 51% शेयरधारिता। बाकी के 49 कोई भी हो सकते हैं। और इसमें देखो सिडबी जो स्टेटमेंट में था वो इसमें 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि के साथ पुनर्वित्त की सुविधा का प्रावधान करता है। ऋण प्राप्तकर्ता को इसमें ट्रेनिंग, मार्केटिंग ये सब सहायता दी जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे आज के क्वेश्चन। दोस्तों थैंक यू सो मच। और आज की हमारी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप उसको यूज कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू सो मच।